नरेश और मेरा छोटा भाई राजेश बेदी। हम लोग पिछले 30 साल से जंगली जानवरों पर फिल्में बना रहे हैं और उनकी फोटोग्राफी कर रहे हैं। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और इन जंगल की यात्राओं पर हमारे साथ चलते हैं। विजय मेरा बेटा और रश्मि राजेश जी की बेटी। आइए आप भी हमारे साथ चलें इन जंगल की यात्राओं पर। इंसान और जंगली जानवरों के बीच अनोखे रिश्ते का ये एक अद्भुत नजारा है। थार का बिश्नोई समाज जंगल में आजाद घूमने वाले जानवरों और आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाले परिंदों का रखवाला बन गया है। प्रकृति और इंसान के बीच ये अनमोल रिश्ता है। इस बार हमारी टीम निकल पड़ी है बिश्नोइयों और जंगली जीवों के बीच गहरे रिश्तों को करीब से समझने के लिए। अपनी परीक्षाओं में व्यस्त रश्मि इस यात्रा में हमारे साथ नहीं है। पूरी बीकानेर तक बीकानेर से आगे जैसलमेर तक, उससे भी आगे राजस्थान के रेगिस्तान जैसे इलाके से होती हुई ये ट्रेन हमें जोधपुर ले जा रही है। जोधपुर का शानदार मेहरानगढ़ किला 125 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है, जो यहां की शान और गौरव का प्रतीक रहा है। किले के ठीक नीचे बसा हुआ है जोधपुर शहर। छोटे बड़े नीले रंग वाले मकान परंपरागत ब्राह्मण समुदाय के हुआ करते थे। ये तोपें गवाह हैं उन युद्धों की जो जोधपुर के राठौर शासकों ने अपने पड़ोसियों, मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, जिनकी शौर्य गाथाएं यहां के लोक गायक आज भी गाते हैं। लुम्बा 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 लडरी लुम्बा लुम्बा ओ जडरी झुमा झुमा ओ मारो घोरे बंदे नकी डालो आली जा मारो घोरे बंदे नकी डालो। राजाओं ने किले के अंदर कई खूबसूरत महल बनवाए। महलों की दीवारों पर सजे जानवरों के सिर और खालें इस बात के सबूत हैं कि शिकार इन राजाओं के लिए मनोरंजन, विलासिता और शक्ति प्रदर्शन का नायाब तरीका था। राजाओं के अपने आरक्षित शिकारगाह थे, जहां उन्होंने बड़े बड़े और अजीबोगरीब सींगों वाले कृष्ण मृग व चिंकारा जैसे अनेक जानवरों का खूब शिकार किया। दूर दूर तक फैले रेत के टीलों और बालू वाली जमीन इस इलाके की खास पहचान है, जिन पर नाम मात्र की कुछ झाड़ियां तो दिखती हैं, मगर इलाका पूरी तरह से सूखा है। अपनी बंजर प्रकृति के चलते ही इस इलाके को थार कहते हैं। यहां घने जंगल तो नहीं, मगर छितरे हुए खेजड़ी, रोहिड़े के पेड़ और बबूल की झाड़ियां दिख जाती हैं। बारिश और पेड़ पौधों की कमी के चलते सूखा और अकाल सदियों से यहां इंसानों का पीछा कर रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी यहां के जंगली जानवरों के साथ लोगों ने जीना सीख लिया है। इनमें एक समुदाय है बिश्नोइयों का, जिनकी अपनी ही एक रोचक जीवन शैली है। ये लोग सदियों से अपने आसपास के जंगलों और जानवरों का जी जान से संरक्षण करते आ रहे हैं, जैसा कि उनके धर्मगुरु जंबा जी ने अपने उपदेशों में कहा। इसी वजह से आजकल बिश्नोइयों के इलाकों में चिंकारा, कृष्ण मृग, मोर, तीतर और अन्य जंगली जानवर बेफिक्र होकर घूमते हैं। सिर पर घुमावदार नुकीले सींग, छोटा गठीला कद, सुनहरा भूरा रंग,
चिंकारा हिरण और एंटीलोप की खास पहचान है। खास बात यह है कि नर और मादा दोनों के ही सींग होते हैं। इन्होंने रेगिस्तान की तपतपाती गर्मी और सूखे के अनुकूल अपने आप को खूब ढाल लिया है। कुदरत ने इन्हें ऐसा सक्षम बना दिया है कि पानी की भारी कमी होने पर भी इनका शरीर उसकी पूर्ति अपने आप कर लेता है। सफेद कपड़े पहनने वाले बिश्नोई धार्मिक प्रवृत्ति वाले हिंदू हैं। इनकी कुछ खास मान्यताएं हैं। विष्णु के उपासक ये शाकाहारी हैं। ये कभी पेड़ नहीं काटते और तो और ये अपने मृतकों को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। गांवों के मंदिर चिंकारा और दूसरे जानवरों के लिए भोजन के भंडार जैसे हैं। इन मंदिरों के अहातों में हर दिन सुबह शाम जंगली जीवों के लिए भक्तों से दान में मिला जौ और बाजरा डाला जाता है। हमारे तो 20 किला मैं ना कहे रोज ने को 20 किला ला के शाम बस ज्यादा बदी क्योंकि नाम डूब गई नहीं तेने बंद ज्यादा ना करो। जंगलों में थोड़ा बहुत चरने के बाद चिंकारा के अलावा मोर, फाख्ता और कबूतर जैसे पक्षियों को भी भोजन का ये समय अच्छी तरह से मालूम है। वो दूर दूर से यहाँ स्वादिष्ट व पौष्टिक दाना खाने के लिए जुट जाते हैं। अरे शिवजी के नंदी महाराज को देखिए, ये भी यहां आ पहुंचे हैं। मंदिर के पुजारी ने इन नंदी महाराज के लिए बाजरे की मोटी रोटियां बनाई हुई हैं। गांव वाले भी इसी प्रेम और श्रद्धा से इसे खिलाते हैं। बिश्नोई गांवों के भीतर ऐसे कई अभयारण्य बिना किसी सरकारी सहायता के चल रहे हैं। यहां इंसान से उन्हें कोई खतरा नहीं, पर फिर भी वो सदा सतर्क रहते हैं। लेकिन एक खतरा तो है, गांव के आवारा कुत्तों का, जो अक्सर चिंकारा पर हमला कर उन्हें या उनके छोटे बच्चों को मार गिराते हैं। चिंकारा सावधान हो गए हैं। कुत्तों के आते ही जंगली जीवों में हड़कंप मच गया है। रफ्तार और फुदकती छलांग मारने के लिए मशहूर चिंकारा कुत्तों से तो बच गए, लेकिन खाली सड़क पर तूफानी रफ्तार से भागते हुए ट्रक इन्हें अपनी चपेट में ले लेते हैं। बिश्नोई चिंकारा को पूरा सम्मान देते हैं। मां की मौत के बाद अनाथ हो गए चिंकारा शिशु को एक परिवार ने आश्रय दिया है। इसकी देखभाल परिवार के सदस्य की तरह ही की जा रही है। बड़ा होने पर इसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बिश्नोइयों के इलाके में ऐसा अक्सर होता है।
सितंबर के महीने से इस इलाके का आसमान कई हजार सैलानी कुर्जों के कलरव से गूंजने लगता है। हम भी इन मेहमान पक्षियों की फोटोग्राफी के लिए कीचन की ओर चल पड़ते हैं। जोधपुर से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर बिश्नोइयों के इलाके में बसा कीचन गांव कभी समृद्ध व्यापारियों का बसेरा था। अद्भुत जगह नहीं? पत्थर की बनी इन हवेलियों पर गजब की नक्काशी की गई है। इनमें से ज्यादातर हवेलियां मात्र 100 से 150 साल पुरानी हैं। ये शानदार हवेलियां आज भी उन समृद्ध व्यापारियों की शान और शौकत को बयान करती हैं। लेकिन अब ज्यादातर हवेलियों पर ताला जड़ा है। अमीर मालिक अब बड़े शहरों में व्यापार करते हैं और वहीं बस गए हैं। वो बस कभी कभार ही पूर्वजों के इस गांव में आते हैं। सब है, बाहर यहाँ रहते नहीं है। कभी आए, ताला खोला, कुछ दिन रहे, फिर चले गए। ये देख सामने उसके हैंडल कितने खूबसूरत है। ये देखा उसके अंदर कितना बढ़िया है। ये देखो कार्विंग, इसमें सफेद सफेद सब हाथी दांत है। ये जो सारी पंखुड़ियाँ बनी हुई ना, ये भी हाथी दांत है। और इसकी लकड़ी सब खराब हो रही है, सब खराब हो रही लकड़ी यहाँ पे। बड़ा सुंदर है ना। इसमें कोई रहता है यहाँ पे, लॉक नहीं लगाओ ना। देखभाल की कमी के कारण अनेक हवेलियां गिरकर खंडहरों में बदलने लगी हैं। अपने तो बेगाने हो गए, लेकिन गांव से लगा ये तालाब इन खास सैलानियों के लिए सबसे बड़ा पड़ाव है। इस इलाके में कुर्ज के नाम से प्रचलित ये डोमिसाइल क्रेन सितंबर के महीने में मंगोलिया से यहां आते हैं और मार्च के महीने तक यहां अपना डेरा जमाते हैं। ये सारस जाति में सबसे छोटे होते हैं और बड़े बड़े झुंडों में रहते हैं। इनके सीने पर पंखों की एक झालर सी लटकती रहती है। इस रेगिस्तानी इलाके में कीचन गांव के तालाब का मीठा पानी इनके लिए अमृत के समान है। गांव के निवासियों और जानवरों के लिए भी पानी का प्रमुख स्रोत यही तालाब है। इस कुर्ज का एक पांव किसी दुर्घटना में कट गया है, लेकिन एक पैर के सहारे ही जीवन का संघर्ष इसने सीख लिया है। दोपहर तक कुर्ज इस तालाब के आसपास ही अपना समय गुजारते हैं। कुर्ज यहाँ की संस्कृति का गहरा हिस्सा है। यहाँ के लोक गीतों में उनका जिक्र भरा पड़ा है। एक लोकगीत में एक विरहन कुर्ज पक्षी से कहती है, ओ कुर्ज, तू मेरी बहन है, तू मेरा प्रेम संदेश मेरे प्रेमी तक पहुंचा दे। कुर्ज जवाब देती है कि मैं इंसानों की तरह बोल तो नहीं सकती,
लेकिन तुम मेरे पंखों पर अपना संदेश लिख दो, मैं तुम्हारे प्रेमी तक उसे जरूर पहुंचा दूंगी। कुर्जों का कीचन गांव के लोगों से शायद सदियों पुराना रिश्ता है। पुश्त दर पुश्त ये स्नेह आज भी कायम है। कुर्जों को मालूम है कि भोजन की कमी वाले इस इलाके में उनके कद्रदान मौजूद हैं। इन्हीं में से एक हैं रतनलाल जैन, जो अपने सीमित संसाधनों से कुर्जों के लिए दाना जुटाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। राजा, एक एक गुंडा लेना और हैंग ये न दे आ जाओ। और ढीलो भाई उबो। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। आप एक दिन में कितना बाजरा डाल देते हैं ये? सवेरे 4 कुंटल, शाम ये ना स्टार्ट से चालू करते हैं 1 बोरी, महीना भर के बाद 2 बोरी, पक्षी आते हैं उस समय 3 बोरी। अच्छा। ऐसे करते करते जनवरी ये ना समझ लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 बोरी रोज की। 2 बोरी सवेरे, 3 बोरी सवेरे, 2 बोरी शाम। तो खर्चा कहाँ से आता है? खर्चा दाताओं का पैसा। अच्छा। और हर रोज की कितनी चिड़ियाँ आ रही हैं? अभी तो करीब 8-9 हज़ार पक्षी आ चुके हैं। बिश्नोइयों ने अपने गांव की जमीन के एक टुकड़े को 4 दीवारी से घेर कर उसे स्थायी चुग्गा घर बना दिया है। इसमें सुबह शाम कुर्जों के लिए दाना डाला जाता है। बाजरा और जौ के दाने कुर्जों को खूब पसंद हैं। साल दर साल आने वाले कुर्ज यहां बिना किसी भय के दाना चुगते हैं। शायद ही कहीं प्रवासी पक्षी इंसानों के इतना करीब आते होंगे। ये नजारा हमारे लिए दुनिया से परे था। गांव में बिजली पहुंचाने की सरकारी योजना से गांव के लोगों को तो फायदा हुआ है, पर कुर्जों के लिए यह खतरे की घंटी है। कुर्ज जो बेफिक्र होकर चुग्गा घर में उतरते और उड़ान भरते थे, अब इन बिजली की तारों में जा उलझते हैं। कई भोले भाले कुर्ज हर साल मौत के शिकार हो जाते हैं। इस गांव के महत्व को देखते हुए जरूरत है सरकार के सहयोग की। हादसों में घायल हुए कुर्जों के इलाज के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। वो टूट गया, पाँव टूट गया उसका, चल नहीं सकता। बहुत दर्द है, ये इतना दर्द है पूछो मत यार। रतनलाल जैन अपने घरेलू नुस्खों से इन बीमार और घायल पक्षियों का इलाज करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन कुर्जों को इनके प्रेम के अलावा डॉक्टरी इलाज की भी जरूरत है। हाँ भाई, कहीं गो बोलो, कहीं गो दो। हाँ, ये जरूरी है कि ये प्रवासी पक्षी अपने आप को कीचन गांव में सुरक्षित महसूस करें और साल दर साल लौटकर यहीं आते रहें। अगले दिन सुबह ही हम चल दिए बिश्नोइयों के संरक्षण में फल फूल रहे एक और जानवर कृष्ण मृग यानी काले हिरण की तलाश में। गांव के पास ही कृष्ण मृगों का एक झुंड आजादी से घूमता देखकर हम चकित रह गए। इनका मनमोहक रंग, उभरी हुई आंखें, पेचदार लंबे सींग इन्हें आकर्षक बनाते हैं। बिश्नोई समाज आज भी सूखे के दिनों में इन हिरणों के संरक्षण के लिए गांवों के आसपास चारा डालते हैं। कृष्ण मृग हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। चित्रकला, मूर्ति कला और संस्कृत साहित्य में इस खूबसूरत जीव का आकर्षक वर्णन है। राग रागनियों में प्रेमियों को विरह और एकांत के क्षणों में काले हिरण के साथ चित्रित किया गया है। कृष्ण मृग का पालतू चीतों से शिकार करना मुगल बादशाहों, राजाओं और नवाबों का खास शौक था। भारत में अब चीता तो लुप्त हो गया, पर बिश्नोइयों ने संरक्षण देकर कृष्ण मृग को आज तक बचा रखा है। 19वीं सदी के शुरू में भारत में करीब 6 लाख कृष्ण मृग विचरते थे, लेकिन अब इनके क्षेत्र सिकुड़ गए हैं। अब इनकी संख्या कुल मिलाकर 15,000 के आसपास ही बची है। ऐसे में इनका शिकार करने वालों को बिश्नोई समाज कभी माफ नहीं करता। सन 1998 में मशहूर फिल्म अभिनेता सलमान खान जोधपुर में कृष्ण मृग और चिंकारा के अवैध शिकार के आरोप में फंस गए। हिरणों के लिए जान भी दे देने के लिए तैयार बिश्नोइयों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। गवाहों के पलट जाने से जहां इंसान की हत्या करने वाले कई अपराधी आज छूट जा रहे हैं, वहां बिश्नोई हिरण को मारने वाले सलमान खान के खिलाफ डटे हुए हैं। फरवरी सन 2006 में जोधपुर की एक अदालत ने शिकार के एक मामले में सलमान खान को 1 साल जेल की सजा सुनाई और फिर अप्रैल सन 2006 में एक दूसरे मामले में सलमान खान को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। बिश्नोई समाज ने जंगल और जंगली जीवों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर साबित कर दिया है।
Ranthambore National Park is one of the famous wildlife sanctuaries in India. India's national animal, royal predator tiger, prefers the land of Ranthambore as his home because of many lakes, mountains, and dense forests. Tigers live here freely and fearlessly. Like the tigers, many other animals also prefer this forest as their home. In the dense forest of Ranthambore lies the fort of Ranthambore, like the heart of the forest. The background of the fort makes the Ranthambore forest unique among other forests and sanctuaries in India. The beauty of the remains of the constructions of the past provides a nice backdrop and gives a majestic look to the forest. The fort has a great history. It has a Ganesh temple, which is one of the main attractions that brings a large number of visitors here. The day here starts with the sweet song of the peacock. Early morning, we can see many peacocks on trees and on fort walls, clearing their feathers and getting ready for the day. After a few hours, as they can see the treetops moving, they get down from the trees and walls on the ground in the bushes. None other than the big gang of langurs march towards the treetops and the fort walls under the guidance of their leader. From the morning, langurs move around various places around the fort. Langurs are the monkeys with black hands, legs, and face. Myth behind their appearance is that when Hindu god Hanuman was trapped in the fire during the great battle of Ramayana, langurs jumped into the fire to save him, and in the process, their face, hands, and legs became black. Many people coming to pray to Lord Ganesha bring wheat grains or wheat paste as offerings. They believe that if they offer their first share of season to the Lord, He will bless them with more prosperity. Langurs here are used to snatching the bags from devotees. They even snatch flowers and eat all the fresh flowers. In the morning, langurs are very active. All their babies jump, fight, and can play on for hours. All other monkeys make themselves busy in eating their food. They change their places from one to another in search of food. Also, after eating at one place, they leave back a little food for their friends. Langurs can adapt to human culture very quickly. When they are thirsty, they can drink dripping water from the hand pump or any stored water they can find near the human settlement. Although they occasionally drink such water, langurs get most of their water from the moisture in their food. In the afternoon, langurs march towards the treetops to take some rest. Langurs rest for 12 hours in one day. Alloparenting is natural in langurs. Any female can take care of any baby in their troop.
After taking rest for few hours, langurs again get down from the tree in search of food. Langurs continue their routine in any weather conditions. The weather change never affects their work. In the short experience that I had in the forest, I found that the animals are loving creatures who are predictable and only get aggressive when threatened. Humans need to respect the habitat and habits of animals and refrain from acts that are potentially harmful to them. For example, feeding animals but not removing plastic wrappers can be fatal to langurs. When we learn to be patient and observe the animals but not disturb them, the harmony with animals and birds will develop, and the jungles will remain a great place for animals, birds, and humans. In the evening, langurs move towards the valley, deep into the jungle with their troop. Peacocks fly towards the fort and the treetops, where they can feel secure. The day here ends with the peacock's lullaby, an arrival of the peace of the night.